मन्नत उसे अलमीर के कमरे में छोड़ कर गई थी। सामने ट्रे में फ्राई फिश, बिरयानी, रायता और सलाद रखी हुई थी। भूख तो लगी थी, लेकिन इस वक्त सारा ध्यान बस शहरोज की तरफ था। वो बाहर था और पता नहीं क्या कर रहा था। इसके लिए सबका प्यार वो देख चुकी थी, लेकिन फिर भी फिक्र थी। वो अनजान लोगों में थी, पहली मुलाकात, इसलिए शहरोज की फिक्र कुछ ज्यादा ही हो रही थी। वो अपनी जगह से उठकर वो कमरे से बाहर निकली। जब कमरे में आते अलमीर से इसकी टक्कर हुई। क्या हुआ है? वो मुझे शहरोज ला दे, इसने खाना नहीं खाया ना, मुझे उसे खाना खिलाना है। या फिर यूं कहो, तुम्हें फिक्र हो रही है कि मेरे घर वाले इसका ठीक से ख्याल रख रहे हैं या नहीं। इसकी बात पर मीरब अपना सिर झुका के क्यों इनकार किया जाता, जब हकीकत ही यही थी। शहरोज की फिक्र तुम छोड़ दो मीरब, और अभी तो वैसे भी बहुत मजे में है। इसका हाथ खींचते हुए उसे अपने कमरे में लाया और पर्दे हटाकर खिड़की खोल दी। देखो, उसे बाहर की तरफ देखने का इशारा करके वो पीछे हुआ, जिसमें मीरब नीचे लॉन में खड़े अजमीर की गोद में चढ़े शहरोज को देखने लगी। इसके सर पर ग्रीन कैप था और आंखों पर छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। व्हाइट और ग्रीन शर्ट पहने वो खिलखिलाता हुआ अजमीर का दिया हुआ छोटा सा झंडा लहरा रहा था। उसे अंदाजा नहीं था ये सामान कहाँ से आया था, लेकिन जो भी था, इन कपड़ों में उसे अपना बेटा लग बहुत प्यारा रहा था। इस मंजर को देखकर वो बेसाख्ता मुस्कुराई। अब तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई तो खाना खा लो मीरा, पीछे से आती अलमीर की आवाज पर। वो खामोशी से वहां बैठकर खाना खाने लगी। थकन ज्यादा वजूद के साथ वो घर में दाखिल हुई। इरादा इस वक्त सिर्फ आराम करने का था। उम्मीद थी इन दिनों सलार का रवैया भी कुछ बेहतर हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा साईं। अंदर दाखिल होती इसकी नजर वहां बैठी आयरा पर गई, जो अपनी गोद में शहरोज को बिठाकर उसे खाना खिला रही थी। जब से वो यहाँ आया था, तब से मीरा और बीजान के अलावा सबकी गोद में जा चुका था। वो बहुत फ्रैंकली बच्चा था, तभी थोड़ी देर में ही अनजान चेहरों के साथ बहुत आराम से बैठा खिलखिला रहा था। वालेकुम अस्सलाम, ये किसका बच्चा अम्मा साईं? अलमीर का। वो वापस आ गए? उसने धीमी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाकर पूछा। अलमीर मीरब को पसंद करता था, यह बात वो बहुत अच्छे से जानती थी, और अब वो यहाँ से गया था तो मीरब को साथ लेकर ही आता। इसका अंदाजा भी उसे था, और सामने बैठा शहरोज इसके अंदाजे को यकीन में बदल रहा था। हाँ, बस निकाह होती हुई मीरब को यहाँ अपने साथ ले आए। शहराम नाम है ना इसका? घुटनों पर हाथ रखते हुए झुककर मुस्कुराते हुए शहरोज को देखने लगी। मीरब का नाम तो उसे अच्छे से याद था, क्योंकि ये नाम वो अलमीर के मुंह से कितनी बार सुन चुकी थी। अलबत्ता इस बच्चे का नाम क्या था ये उसे याद नहीं आ रहा था। नहीं, शहरोज नाम है इसका। अच्छा, मैं भूल गई थी। इसका गाल छूते हुए शहरोज से अपना तारुफ कराने लगे, जो अपनी आंखों को पूरा खोले उसे टुकर टुकर देख रहा था। शहरोज में हूँ, जन्नत शाह, तुम्हारी दादी साईं। इसकी बात पर आयरा ने अपने लब खींच कर मुस्कुराहट रोकी। कभी कभी तो ये रिश्ते उसे खुद भी बहुत अजीब लगते थे। सलार शहरोज का चाचू था और जन्नत शहरोज की दादी। इस हिसाब से जन्नत इसकी दादी के साथ साथ चाची भी बन गई थी, और सलार चाचा के साथ साथ दादा भी। मेरे अब से मिल लो जन्नत, बाद में मिलूंगी, भी फ्रेश हो जाऊं। अच्छा, खाना खाओगी? नहीं अम्मा साईं, बहुत थकन हो रही, मैं बस आराम करूंगी। ठीक है, तुम आराम कर लो, फिर खाना खा लेना। सर हिलाते वो बैग उठाती सलार के कमरे की तरफ चली गई। कमरे में दाखिल होती इसकी नजर वॉशरूम के बंद दरवाजे पर गई। अंदर से आती पानी की आवाज पर उसे जाने में देर नहीं लगी थी कि सलार कमरे में ही मौजूद है। बैग सोफे पर फेंक कर वो अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी, लेकिन वो पूरी अलमारी सिर्फ सलार के कपड़ों से भरी हुई थी। इस पूरी अलमारी को सिर्फ सलार के कपड़ों से भरा देखकर उसे अच्छी खासी हैरानी हुई थी। मेरा सामान कहाँ गया? इसके कपड़े पलटते हुए वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगी। दफातन वॉशरूम का दरवाजा खुला, जिसे सुनते ही मुड़कर उसने उसे देखने लगी। ग्रे जीन्स के साथ ब्लैक शर्ट पहने वो गीले बालों के साथ निखरा निखरा जन्नत शाह का दिल धड़का रहा था। उसने जल्दी से निगाहों का रुख बदला। सलार, मेरे कपड़े कहाँ हैं? बल्कि यहाँ मेरा कोई भी सामान नहीं है। आपका सामान मैं आपके कमरे में शिफ्ट करवा चुका हूँ, संजीदगी से कहते हुए ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाने लगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वही आपका कमरा है। जब तुम मुझे इस कमरे में जबरदस्ती लेकर आए थे ना सलार, तब भी वो मेरा ही कमरा था, तब भूल गए थे? इसकी बात पर जन्नत ने सुलगते हुए जवाब दिया। एक तो पहले ही वजूद पर थकन सवार थी, ऊपर से सामने खड़ा शख्स उसे गुस्सा दिला रहा था। मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ। जन्नत, जानता हूँ मेरे कमरे में मेरे करीब रहना आपको पसंद नहीं, इसलिए मैंने आपका सारा सामान आपके कमरे में भिजवा दिया है। ठीक है, रहो तुम अपने कमरे में, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है। अच्छा ही है मैं अब आराम से अपने कमरे में रहूँ, और खबरदार जो तुम मुझे दोबारा अपने वापस इस कमरे में लेकर आए। पैर पटकती वो गुस्से से इसके कमरे से चली गई। इसने कहा उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क तो पड़ा था। उस कमरे को अपना समझने लगी थी, इसकी हर चीज पर अपना हक जताने लगी थी। लेकिन ये अलग बात थी कि इस बात का एहसास आज हुआ था, जब सलार ने उसे अपने कमरे से निकाल दिया था। ऐसा लग रहा था सलार ने उसे वापस इसके कमरे में नहीं भेजा, बल्कि दोनों के दरमियान एक दीवार खड़ी करती थी, जो पता नहीं कैसे गिरती गिरती भी या नहीं। पीरब और शहरोज के आने से माहौल खुशगवार था, और माहौल की खुशगवारी मजीद बढ़ गई जब वहां पर मिराल की आमद हुई। ऊपर से इसकी तरफ से मिलने वाली खुशखबरी ने सबकी खुशी दुबाला कर दी थी। हवेली में मिठाइयाँ अलग आई थी,
اس کے علاوہ عالم نے اس خوشی میں پورے گاؤں میں مٹھائیاں بंٹوائی تھیں۔ اپنے ماں باپ کے درمیان بیٹھی شرم و حیا سے مسکراتی وہ لڑکی خوش تھی، بے حد خوش، اور اس کی خوشی کا اندازہ اس کے چہرے سے لگانا مشکل نہیں تھا۔ انسان تکلیف میں ہو یا خوشی میں، اس کے چہرے کے تاثرات اس کے اندر کا حال واضح کر دیتے ہیں۔ سرخ رنگ کی فراک پہنے وہ سب کے درمیان بیٹھی کھلتا گلاب لگ رہی تھی، اوپر سے منت کے شرارتی اشارے اسے مزید شرمانے پر مجبور کر رہے تھے۔ میں بھی آتی ہوں، اس کی شرارتی نگاہوں سے تنگ آ کر وہ شانزے سے کہتی اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی۔ کچن میں داخل ہو کر اس نے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی، لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ ابھی تک رقصاں تھی۔ پیچھے سے آتی کھنکھار کی آواز پر وہ چونک کر مڑی، جہاں کھڑا ازمیر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ بہت اچھی۔ خوش ہو؟ کیا خوش لگ رہے ہو؟ بالکل، تبھی تو چاچی سائیں تمہاری نظر اتاری تو کبھی دادی سائیں تم پر پھونکے مار رہی ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ ساختہ ہنسی۔ میں بس تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا میرال، تمہاری خوشی میرے ساتھ نہیں۔ فرض کرو کبھی میری تم سے شادی ہو بھی جاتی نا، تو تم میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہتی، کیونکہ میری خوشی تو منت میں ہے اور تمہاری خوشی ارحان میں۔ میں بس اتنا جانتی ہوں ازمیر کہ جب معاملے اللہ پر چھوڑ دیے جائیں نا، تو پھر ہمیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر ہمارا اللہ ہمیں ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بڑھ کر نوازتا ہے۔ یہی تو کہہ رہا ہوں میرال، ذرا سوچو تو میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ہنسی آئے گی۔ کیا سوچوں؟ بوتل سلیب پر رکھتے ہوئے اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہی کہ تم مجھ سے محبت کرتی تھی، اور ذرا سوچو اگر کبھی میں تم سے کہہ دیتا کہ ہاں مجھے بھی تم سے محبت ہے، تو آج حالات کیا ہوتے؟ اس نے شرارتی انداز میں کہا تھا، لیکن یقیناً میرال کو اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ ازمیر پلیز یہ باتیں مت دہرائیں۔ مذاق کر رہا تھا میرال، حقیقت ہے جیسے تمہیں مجھ سے محبت تھی ویسے ہی مجھے بھی تم سے ہمیشہ محبت تھی، جو آج بھی اور آئندہ بھی رہے گی، لیکن میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بہنوں کی نظر سے دیکھا تھا اور اسی نظر سے چاہا تھا۔ تمہارا دل دکھا کر مجھے کبھی ہوشی نہیں ہوئی تھی، لیکن اگر صحیح وقت پر سختی کر لی جائے تو انسان آگے جا کر بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ اسے سمجھاتے ہوئے اس وقت وہ شرارتوں سے بھرا ازمیر شاہ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ واقعی ایک بڑا بھائی لگ رہا تھا، جو اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا اور بھائیوں کی طرح اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ رہا تھا۔ ازمیر کا یہ انداز اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ بھلا کیوں لگتا؟ دل میں جو کبھی ازمیر کی محبت تھی وہ کب کی دفن ہو چکی تھی، اور اب اس دل میں صرف ارحان لشاری بستا تھا، اور سدا عمر اسی نے ہی اس دل میں رہنا تھا۔ جنت کب تک سوتی رہو گی؟ میرال بھی آئی ہوئی ہے، تم میرب سے نہیں ملی؟ تمہارے بابا تمہارا 3 بار پوچھ چکے ہیں، چلو اب اٹھ بھی جاؤ۔ 2 گھنٹے سے اپنے کمرے میں بند تھے، اس کی نیند کا خیال کر کے آئرن نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا، لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ اگر اتنی دیر تک وہ سوتی رہتی تو پھر آدھی رات اس نے جاگنے میں گزار دینی تھی۔ جنت! اس کے قریب بیٹھ کر آئرن نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پیار سے پکارا۔ اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس نے اپنا سر آئرہ کی گود میں رکھ لیا۔ تم رو رہی ہو جنت؟ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر آئرن نے بے چینی سے پوچھا، جو اس کے پوچھنے پر جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ وہاں پر کوئی بات ہوئی تھی؟ اما سائیں سالار بہت بدل گیا۔ کیا مطلب بدل گیا؟ ان دونوں کے درمیان خاموشی کی جنگ چل رہی تھی، بات وہ اچھے سے جانتی تھی، لیکن پھر بھی وہ پوری بات اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ گاؤں میں ہماری لڑائی ہو گئی تھی، اور تب سے ہی وہ اتنا بے رخی والا رویہ اختیار کیے بیٹھا ہے۔ در حقیقت وہاں ہوا کیا تھا یہ بات تو اسے تفصیل سے بتا نہیں سکتی تھی۔ تم بھی تو یہی چاہتی تھی نا جنت کی رشتہ ختم ہو جائے، اب ایسا ہو رہا ہے تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ میں اب ایسا نہیں چاہتی۔ دل سے آخر کب تک لڑتی، کب تک اس اقرار کو دل میں دبائے رکھتی؟ کبھی نہ کبھی تو اسے یہ بات ظاہر کرنی ہی تھی کہ اس کے دل میں بھی سالار کے لیے جذبات پیدا ہونے لگے ہیں۔ رشتہ بدلنے لگا تھا، محبت بھرے رنگ بکھرنے لگے تھے، لیکن ایک سفر نے سب خراب کر دیا۔ اگر ایسا ہی ہے جنت تو اس بار تم خود پہل کر لو۔ سالار کو تم سے محبت تھی تو پوری حویلی کے سامنے اقرار کیا، اپنے باپ سے بات کی، تمہارے بابا سے رشتہ مانگا، لوگ تمہارے کردار پر باتیں بنانے لگے، تو اس نے سب کو یہ احساس دلایا کہ تم سالار شاہ کی بیوی ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سب اچھے سے جانتے ہیں اگر سالار کی بیوی کے بارے میں کچھ کہو گے تو بدلے میں سالار شاہ کا پاگل پن بھی دیکھو گے۔ وہ ہر امتحان میں کامیاب ٹہرا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ اس انا کی دیوار کو ختم کرو اور اپنے رشتے کو بچا لو۔ اس کا سر اپنی گود سے اٹھا کر آئرن اس کے چہرے سے بال ہٹا کر پیچھے کی اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اسے باہر آنے کا کہتے خود بھی اٹھ کر چلی گئی۔ حقیقت ہے جیسے تمہیں مجھ سے محبت تھی ویسے ہی مجھے بھی تم سے محبت تھی، جو آج بھی اور آئندہ بھی رہے گی۔ کب سے ذہن میں بس یہی الفاظ گھومی جا رہے تھے۔ وہ گئی تو میرال کے پیچھے تھی، لیکن ازمیر شاہ کے کہے الفاظ اسے ساکت کر چکے تھے۔ اسے زیادہ نہ اس نے کچھ سنا نہ کچھ سننے کی ہمت تھی۔ اگر یہی حقیقت تھی تو اس سب سے وہ انجان کیوں بنی رہی؟ اگر ازمیر کو محبت میرال سے تھی تو پھر اس سے شادی کیوں کی؟ ذہن میں کتنے ہی سوال گھومتے ہوئے اس کے سر میں درد کر رہے تھے، لیکن ان کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، اور جن کے پاس تھا ان سے وہ پوچھنا نہیں چاہتے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ خیالوں سے باہر نکلی، لیکن اپنی جگہ پر اسی طرح ساکت بیٹھی رہی۔ کیا ہو رہا ہے منت، تم اوپر کیوں آ گئی؟ اس کے کانوں میں ازمیر کی آواز پڑی۔
जिसे सुनती वो उठकर वहां से जाने लगी। उसे जाते देखकर अजमीर ने इसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ले ली। मन्नत, मेरा हाथ छोड़े, क्या हुआ है? इसका बेरुखी भरा रवैया देखकर अजमीर पूछे बगैर नहीं रह सका। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़े। इसने झटके से अजमीर की गिरफ्त से अपना हाथ आजाद किया, जिस पर अजमीर की पेशानी पर लतादार बल नमूदार हुए। ये क्या हरकत है? मेरी हरकत मेरी हरकत गलत है, लेकिन आपका अपने बारे में क्या ख्याल? मुझसे मोहब्बत के दावे करते रहे, लेकिन मोहब्बत हमेशा मिराल से करते रहे। अपनी हद में रहो मन्नत, बात को बिना समझे अपनी तरफ से सब तय मत करो। तुम्हारी ये बदतमीजी में हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप मुझसे झूठ कह रहे, मुझे धोखा देते रहे, और मैं बदतमीजी भी नहीं कर सकती। क्या धोखा दिया है मैंने तुम्हें? न चाहते हुए भी इसकी आवाज तेज हुई। आपकी और मिराल की बातें सुन ली थी मैंने। इसकी बात सुनकर इसमीर का दिल किया अपना सर पीट ले। न जाने क्या बात सुनकर वो उसे धोखेबाज कह रही थी। बिना बात मुकम्मल सुने, बिना कुछ जाने तुमने मुझे धोखेबाज भी करार दे दिया मन्नत शाह। मुझे कुछ कहना सुनना भी नहीं है। अजमीर, आप जाए यहाँ से, वरना मुझे जाने दें। इसके चिल्लाने पर अजमीर ने अपने लहजे को नरम किया। उसे गलत फहमी हुई तो क्या हुआ, वो दूर तो कर सकता था ना। मन्नत देखो, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। क्या मैं धोखा दे सकता हूँ तुम्हें? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आज से नहीं, बचपन से। इसके बाजू को अपनी गिरफ्त में ली वो नरमी से समझाने लगा। जब इसकी गिरफ्त से आजाद होती वो फासले पर जाकर खड़ी हो गई। जाए यहाँ से मन्नत, अजमीर जाए। इसके चिल्लाने पर वो गुस्से से तेज तेज कदम उठाता वहां से चला गया। कैसी मोहब्बत थी इसकी जिसमें एतबार ही नहीं था। सिर्फ चंद लफ्जों को सुनकर ही वो अपनी तरफ से सब कुछ सोच चुकी थी। खाना खा लिया तुमने? नहीं, बस खाने ही जा रही थी। आपने खा लिया? फोन कान से लगाए वो लॉन में टहल रही थी, चेहरे पर हमेशा की तरह धीमी सी मुस्कुराहट। नहीं, क्यों? तुम्हारे बिना खाने की आदत जो नहीं है। आप तो ऐसे कह रहे हो रहान जैसे मुझसे पहले आप खाना ही नहीं खाते थे। उसने हंसते हुए कहा। जब तुम्हारे साथ की आदत नहीं और अब ऐसी आदत लगी है कि तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अपने शौहर का वो अच्छे से जाने लग गई थी। इसकी बातों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि इसने अब तक खाना नहीं खाया होगा, या शायद सुबह से ही कुछ नहीं खाया था। और हान, खाना खा ले, पहले जाकर तुम खा लो। मैं खा लूंगी ना, आप खा लें। इसके जिद्दी अंदाज पर मिराल की छोटी सी पेशानी पर कई बल नमूदार हुए। मिराल, जब तुम खा लो तो मुझे बता देना, मैं भी खा लूंगा, और प्रूफ भी भेज देना कि तुम खा चुके हो। इसके चिढ़ने पर वो दिलकशी से हंसा, जो उसके हंसने पर गहरा सांस लेकर रहे। मैं फोन रख रही हूँ उरहान। अच्छा, एक बार आई लव यू तो कह दो उरहान। कह दो ना जाना, तुमसे दूर हूँ, इतना बेचैन हूँ। तुमसे मिलने के लिए एक बार आई लव यू भी नहीं कह सकते। इसे इतने फासले पर होने के बावजूद भी इसकी बेचैनी से वो बहुत अच्छे से वाकिफ थी। लबों पर गहरी मुस्कुराहट सजाकर इसने धीरे से कहा, आई लव यू। लव यू टू जाना। अब मैं फोन रख रही हूँ, अल्लाह हाफिज कहकर उसने कॉल काट दी और अंदर की तरफ चली गई, जहाँ पहली नजर लाउंज में बैठे अजमीर पर गई। वो बहुत कम परेशान होता था, लेकिन जब भी होता था इसके अंदाज से साफ वाज़ेह हो जाता था, और मिराल तो फिर इसके हर अंदाज से अच्छे से वाकिफ थे। हकीकत थी, इसे मन्नत से ज्यादा मिराल अच्छे से जानती थी। क्या हुआ है अजमीर? इसके करीब जाकर मिराल ने पूछा, जो उसकी आवाज पर चौंक कर अपना सर उठा कर देखने लगा। मन्नत ने हमारी बातें सुन ली, और पता नहीं इसने ऐसा क्या सुना जो उसे लग रहा है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और उसे धोखा दे रहा हूँ। मन्नत ऐसी बातें क्यों कर रही है? इसके लहजे में हैरत से ज्यादा सदमा था। मन्नत से दोस्ती के बावजूद भी इसने हमेशा दिल की बात दिल में ही रखी थी। कभी इस पर जाहिर नहीं किया कि इसके दिल में कोई बसता है। कभी नहीं सोचा था कि मन्नत को इस बात का इल्म होगा, और ये बात तो हरगिज नहीं सोची थी कि ये सब जानने के बाद मन्नत इतनी बेतबारी दिखाएगी। मैं नहीं जानता मिराल वो ऐसा क्यों कह रही है। मैं नहीं जानता इसने क्या सुना, लेकिन इसने जो भी सुना मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस दुख है तो इस बात का कि इसने मेरी किसी बात को सुनना भी जरूर नहीं समझा। आप जानते तो हैं अजमीर, वो गुस्से में किसी की नहीं सुनती है। मैं इससे बात करूंगी। नहीं, तुम इससे कुछ नहीं कहोगी। तुम्हें इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है मिराल। मैं खुद सब कुछ मैनेज कर लूंगा। मन्नत को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। जब इसका गुस्सा उतरेगा तो मैं खुद उसे सब बातें तफसील से समझा दूंगा। इसकी बात समझते वो अपना सर हिलाती वहां से चली गई। मन्नत कहाँ है? काफी देर से नजर नहीं आई। माहिम के वहां बैठते ही इसने चारों तरफ नजर घुमाते हुए पूछा, कमरे में है? तो उसे बुलाओ ना, खाना खा लेगी। वैसे भी वो आजकल खाने के मामले में बहुत तंग करने लगी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसके कहने पर माहिम ने घूरती नजरों से उसे देखा। साहिर सुबह नाश्ते में वो 3 पराठे खाने लग गई है। दोपहर के खाने में 4 रोटियां, और अगर बिरयानी मिल जाए तो फिर 5 प्लेटें तो वो लाजमी खाती है। हद होती माहिम, तुम मेरी बेटी के खाने पर नजर रखती हो। मैं नजर नहीं रख रही, बस जो दिखता है वही बता रही। वैसे भी अजमीर काफी है इसका ख्याल रखने के लिए। फिलहाल तो यहाँ अजमीर भी नहीं दिख रहा, इसलिए जाओ और मन्नत को बुला कर लाओ। सीधे सीधे कहे ना कि बेटी के दीदार के लिए बेचैन हो रहे हैं। अपनी जगह से उठते वो कहना नहीं भूली थी, जिस पर साहिर ने हंसते हुए अपना सर हिला दिया। मन्नत, चलो खाना खाओ, कब से कमरे में बंद हो। उसे कंबल में घुसे देखकर माहिम ने इसके ऊपर से कंबल हटाया, तो उसकी इस हरकत पर मुंह बनाती खुद दोबारा खुद पर कंबल ओढ़ने लगी। मन्नत, क्या हुआ है? इसका सूख चेहरा देखकर माहिम ने इसके चेहरे को छुआ और इसका तपता वजूद देखकर
परेशानी से इसके करीब बैठी। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है मन्नत, कब से हो रहा है? मैं ठीक हूँ अम्मा साईं। उसे परेशान होता देखकर मन्नत ने हौले से कहा। अजमीर के जाने के बाद वो कितनी देर तक रोती रही थी और फिर इस तरह बुखार की लपेट में आ गई। तुम रुको, मैं जन्नत को लेकर आती हूँ, जल्दी से कहते वो कमरे से बाहर निकल गए। कमरे का दरवाजा खोलकर वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई। जब निगाहें खुद को सवालिया नजरों से देखते सलार पर गई। यहाँ क्या कर रही? मैं अपना बैग भूल गई थी तो बस वही लेने आई थी। इसने सोफे पे रखे बैग की जानिब इशारा किया। इसका सारा सामान इस वक्त इसके अपने कमरे में मौजूद था। बस ये बैग एक वाहिद शय थी जो सलार के कमरे में था, क्योंकि हवेली आते ही वो सलार के कमरे में आई थी और अपना बैग भी यहीं रख दिया था। ले लूं, आपकी चीज़ है। बैग उठाकर इसने अपने सीने से लगा लबों को चबा दी। इससे बात करने के लिए लफ्ज तलाश करने लगी। जो अपने बजते फोन को लेकर बालकनी में जा खड़ा हो। सलार के वहां से जाने पर इसने गुस्से से बैग वापस सोफे पर फेंका। पता नहीं गुस्सा किस बात पर था, किसी का फोन आने पर या खुद को इग्नोर किए जाने पर। ये बात किससे कर रहा है जो यहाँ से जाना पड़ा? बड़बड़ाते हुए छोटे छोटे कदम उठाते बालकनी की तरफ गई, जहाँ खड़ा हुआ हंसते हुए किसी से बातों में मसरूफ था। इसकी बातों की आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी, जिसमें इसने बस एक ही लफ्ज पर गौर किया था, फबीहा। फबीहा मिराल की दोस्ती और आदिल की मंगेतर भी। इन दोनों की पसंदीदगी देखते हुए इकरार ने सबकी रजामंदी से इनकी मंगनी कर दी थी। अलबत्ता शादी इनकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद होनी थी। सलार और आदिल एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, इसलिए अगर आदिल से इसकी बात ना हो पाती तो अगला फ़ोन वह अपने ज़रूरी पैगाम के लिए सलार को ही करती थी। कोई और वक्त होता तो उसकी बात करने पर जनरल शाह को रत्ती बराबर फर्क न पड़ता। लेकिन अब बात कुछ अलग थी। ऊपर से सलार की हंसी हंसी जलती पर तेल का काम कर रही थी। इसके करीब जाकर इसने गुस्से से सलार के हाथ से फ़ोन छीन कर अपने कान से लगाया। कुछ शर्म कर लो, इतनी रात के किसी अनजान शख्स को फ़ोन कर रहे हो, वो भी किसी के शौहर को। बंदा मसरूफ हो सकता है, अपनी बीवी के पास हो सकता है। इसकी तेज चलती जबान देखकर सलार ने जल्दी से इसके हाथ से फोन छीन कर कॉल काट दी। ये क्या हरकत है? तुम लड़कियों से हंस हंस कर मजे से बातें करते रहो और मैं पीछे बैठी पॉपकॉर्न खाती देखती रहूं, यही चाहते हो ना तुम? मैं किसी से भी बात करूं आपको कोई एतराज है? जब मैं जावियान से बात करती थी, इससे मिलती थी, तब तुम्हें भी तो बहुत एतराज होते थे। आज मैंने कर लिया तो तुम्हें बुरा लग रहा है? सलार, आप जावियान से बात करें या किसी और से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कहेंगी तो रिश्ता खत्म होने के बाद आपकी शादी भी करवा दूं। सलार, इसकी बकवास पर वो चिल्लाई। लेकिन सामने वाले को कौन सा फर्क पड़ना था? फिक्र मत करें, कुछ दिनों में डाइवोर्स पेपर मिल जाएंगे आपको। इरादा तो मेरा ये काम जल्दी करने का था, लेकिन अगर मैं रुका हुआ तो सिर्फ अलमीर लाला की वजह से। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इनकी खुशी में कोई रुकावट पैदा हो। जैसे ही इनका वलीमा होगा वैसे ही अगले दिन मैं आपको इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। इस कितनी सफाकी से वो इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात कर रहा था, जिसे जानना ही इसने अब शुरू किया था। उसे ऐसा लग रहा था इसके सामने खड़ा शख्स कोई और है, क्योंकि इस वक्त वो कहीं से भी सलार नहीं लग रहा था। तो उसके लिए पागल, इसके लिए जुनूनी था कि इसने अपने सलार को खो दिया था। उसे तो ऐसा लग रहा था दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर जन्नत को वहीं छोड़कर इसने दरवाज़ा खोला। जामाहिम परेशान हाल में खड़े थे। इस वक्त सब परेशानी से इसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। शाम तक वो ठीक थी, इसलिए अचानक होती इस तबीयत खराबी पर वो सभी परेशान थे। जन्नत ने कहा था इसने किसी चीज़ का स्ट्रेस लिया है, और सभी यही सोच रहे थे भला मन्नत को क्या स्ट्रेस हो सकता है। इसे क्या हुआ अजमीर? अजमीर की तरफ देखते हुए इसने धीमी आवाज में संजीदगी से पूछा। छोटी सी लड़ाई हुई थी, आप फिक्र मत करें। तुम इसकी कंडीशन जानते हो ना अजमीर, कुछ तो ख्याल कर लेते। इसके लहजे में सख्ती के साथ गुस्से का अंसर भी शामिल था। मैंने कुछ नहीं किया चाचा साईं, गलती मन्नत की है। अगर इसकी गलती थी तो तुम उसे नरमी से समझा देते। कोशिश की थी, लेकिन है तो साहिर शाह की बेटी ना। अपने बाप की तरह वो भी गुस्से और जज्बात में किसी की कोई बात नहीं सुनते। कोई और वक्त होता तो साहिर इसकी इस बात पर उसे खरी खरी सुनाने में देर नहीं लगा, लेकिन अजमीर का संजीदा लहजा देखकर उसे मजीद इस मामले में कुछ कहना बेकार लगा। मैं नहीं जानता कि तुम दोनों के दरमियान क्या बात हुई, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी बेटी को किसी भी वजह से कोई तकलीफ हो। आप फिक्र मत करें चाचा साईं, मैं उसे संभाल लूंगा। इंशाल्लाह मन्नत जल्द ही ठीक हो जाएगी। इसका फिक्रमंदी भरा लहजा देखकर अजमीर ने उसे तसल्ली दी, जिस पर वो गहरी सांस लेता मन्नत के करीब जाकर बैठ गया, जो अब नींद की वादियों में गुम थे। इसके इर्द गिर्द बैठे इन सब अफराद को वो एक एक करके कमरे से बाहर भेज चुका था। इंजेक्शन के बायस इसका बुखार अब पहले से कम था। माहिम और रिजा कितनी देर से इसके सरहाने बैठी इसकी पट्टियां उतार रही थी। इसकी वजह से वो भी इसके बुखार में खासी कमी आई थी। इन सब के जाने के बाद वो खुद इसके सरहाने बैठकर इसकी पट्टियां उतारने लगा और इसकी हालत में बेहतरी देखकर डिजिटल थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर चेक करने लगा। मन्नत, मुंह खोलो। वो जाग चुकी थी, इसका अंदाज तो उससे पहले ही हो चुका था। अंदाजा तो उससे पहले हो चुका था, ये अलग बात थी कि अजमीर के सामने वो अपनी आंखें नहीं खोलना चाहती थी। मन्नत, मुंह खोलो। इस बार इसके लहजे में सख्ती थी, जिसे सुनते हुए अजमीर के हाथ से थर्मामीटर लेकर खुद ही अपने मुंह में रख लिया। थोड़ी देर बाद
थर्मामीटर की बीप पर उसने थर्मामीटर उसके लबों से निकाला और उसका उतरता बुखार देखकर सुकून भरा सांस लिया। खाना खाओगे? इसकी तरफ से खामोशी पाकर वो अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर चला गया। मन्नत ने नम आंखों से इसकी पुश्त को देखा और कंबल चेहरे तक डाल लिया। जब थोड़ी देर बाद कंबल इसके वजूद से सरक गया। उठो, खाना खाओ, फिर दवाई भी खानी। जब भूख लगेगी तो मैं खुद खा लूंगी। इसकी नाराजगी भरी आवाज अजमेर शाह के कानों से टकराई। मैं जानता हूँ तुम्हें भूख लग रही है, बस उसे ना खाने की वजह नाराजगी जाहिर करनी। तुम भले अपनी नाराजगी जाहिर करो मन्नत, लेकिन खाना खाने के बाद। अपनी बात के जवाब में उसे वैसे ही लेटे देखकर वो गहरा सांस भरता अपनी आंखें मसलने लगा। बेबी के लिए खा लो। अपने लिए न सही, अपने बेबी के लिए तो वो खाना खा ही लेती, और ऐसा ही हुआ। इसकी बात सुनकर वो उठ बैठी। थोड़ी देर में ही वो सारा खाना खत्म कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद दवाई खा लेना, मैं ये रख कर आ जाता हूँ। ट्रे उठाकर वो कमरे से बाहर की जब वापसी हुई, तब तक वो फिर से बेड पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी। साइड दराज पर रखी दवाई देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो दवाई खा चुकी थी। इसलिए अभी परेशानी अजमेर को नहीं थी। मन्नत, मुझे तुमसे बात करनी। मुझे नींद आ रही, लाइट ऑफ कर दे। इसकी बात काट कर मन्नत ने जल्दी से कहा। जिस बारे में वो बात कर रहा था उसे वही बात नहीं सुननी थी। ठीक है, तुम सो जाओ, उसके नरम लहजे में अब की बार खप गई थी। जो बिल्कुल ठीक थी, उसे मन्नत के रवैया बुरा लग रहा था। क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का, क्या फायदा ऐसे रिश्ते का जिसमें वही चीज नहीं जो रिश्तों की बुनियाद होती है, एतबार। मीरा उठो, नींद में सुनाई देती बीजान की आवाज पर इसने अपनी नींद से भरी आंखें खोली। तबीयत ठीक है? इस वक्त तक तो तुम उठ जाती हो। बस जी, बस नई जगह थी ना, तो रात को काफी देर से नींद आई। नींद से मुकम्मल बेदार होकर इसने निगाहें पूरे कमरे में दौड़ाई। शहरोज कहाँ है बीजान? बिराल के पास। जहन पर जोर देकर इसने याद करना चाहा और जल्द ही याद भी आ गया। बिराल मैडम भी इसकी नंदी थी। सफेद गुलाबी चेहरे वाली वो प्यारी सी लड़की जो इससे निहायत ही खुश अखलाकी से मिली थी। आपको पता है बीजान, जब मैं यहाँ आ रही थी ना, तो मैं डर रही थी। पता नहीं अलमीर के घर वाले कैसे होंगे, मेरे साथ किस तरह का रवैया रखें। लेकिन जल्द ही ये डर खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ के लोग मेरी सोच से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिन्हें याद करने में पता नहीं कि मुझे कितने दिन लगेंगे। ये बात तो तुमने ठीक कही। जानती हो मीरब, अल्लाह हमसे बहुत प्यार करता है। अगर कुछ लेता है तो बदले में अता भी करता है। अगर सद्दाम इस गलत राह पर न चलता तो आज हमारे साथ होता, लेकिन इसने एक गलत राह चुनी, जिसकी सजा इस जिसकी उसे सजा भी मिली। लेकिन मैं खुश हूँ, अल्लाह ने इतनी मोहलत तो दी, मेरे बच्चे को मरने से पहले अपने गुनाह की माफी मांग सका। सद्दाम तुमसे दूर हो गया था, लेकिन इसके बदले अल्लाह ताला ने तुम्हें कहीं ज्यादा बढ़कर नवाजा है। बेशक वो रब अगर कुछ लेता है तो बदले में कहीं ज्यादा अता भी करता है। इनकी बात पर इसने हल्के से मुस्कुराते हुए तायदी अंदाज में अपना सर हिलाया। जब कमरे का दरवाजा नॉक हुआ, साइड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर इसने जल्दी से ओढ़ा और बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाजत दी। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आती इज़ा को देखकर इसने जल्दी से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। मैं बस देखने आई थी कि तुम उठ गई हो या सो रही हो। बाहर ही मेरी मैं बस बाहर ही आ रही हूँ। शर्मिंदा होती हूँ बेड से उठी। कोई बात नहीं, देर सवेर तो हो ही जाती है। तुम आकर नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें तुम्हारे वलीमे का ड्रेस दिखाती हूँ। वलीमा? हाँ, तुम्हारे वलीमे की डेट फिक्स कर दी है ना, तुम आ जाओ जल्दी से। बीजान आप भी आ जाए। उसे बाहर आने का इशारा करती हुई बीजान को अपने साथ लेती कमरे से बाहर चली गई। मन्नत? बिलाल की आवाज पर उसने आंखों पर से बाजू हटाकर इसकी तरफ देखा, जो नाश्ते की ट्रे बेड पर रख रही थी। वो अपने ख्यालों में इतनी मगन थी कि इसके कमरे में आने का इल्म भी ना हो सका। क्या चाहिए तुम्हें? तुमसे बात करनी थी। मुझे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। लगता है मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ। लब भींच कर इसने इसके करीब आकर बैठ गई। मन्नत की तबीयत खराबी के बायस कल रात को वहीं रुक गई थी, लेकिन आज उसे जाना था और जाने से पहले मन्नत और अजमीर के दरमियान बनी ये तल्ख दीवार को गिरा देना चाहती थी। मन्नत, अपने जज्बातीपन और गुस्से को एक तरफ रखकर मेरी बात सुनो और गौर से सुनो। जरूरी नहीं बाज दफा जो चीज हम देखें या सुने वही सच हो, कभी कभी हकीकत इसके बरक्स होती है। तो क्या ये हकीकत नहीं कि अजमीर को तुमसे और तुम्हें अजमीर से मोहब्बत है? नहीं थी, वो भी सिर्फ मुझे। लेकिन उरहान के आने के बाद मैंने इस मोहब्बत को भी दिल के कोने में दफन कर दिया, क्योंकि फिर मेरी सारी वफाएं सिर्फ अपने महरम के साथ जुड़ चुकी थी। मन्नत, में झूठ से कभी भी अपना रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी। अपनी शादी के अगले दिन ही मैंने उरहान को ये बात बता दी कि मैं किसी और से मोहब्बत करती थी, और बदले में मुझे सुनने को मिला कि उन्हें मेरे माजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी को पसंद करती थी, ये बात इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं किसी और को पसंद करती थी। हाँ, ये बात उन्होंने मुझे ज़रूर समझाई थी कि अब मैं सिर्फ इनकी हूँ, मेरे दिल पर, मेरे वजूद पर सिर्फ इनका हक है। इसलिए अब मैं सिर्फ इनकी बनकर रहूँ। माजी जा चुका था, लेकिन हाल और मुस्तकबिल सामने था, और मेरे लिए तो मेरा हाल और मुस्तकबिल सिर्फ उरहान है। मन्नत, उरहान और मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है। जानती हो क्यों? क्यों? वो भी साख्ता पूछ बैठी। क्योंकि हमारे रिश्ते में मोहब्बत, एहसास से कहीं ज्यादा एतबार शामिल है।
चाहे एतबार न हो, मन्नत वो रिश्ता ही खोखला होता है। बिलाल की बातें उसे शर्मिंदा कर रही थी। गुस्सा उतरा था तो जहन भी ठीक से बेदार हुआ। तो फिर वो सब क्या था जो मैंने सुना था? मैं नहीं जानती तुमने क्या सुना, लेकिन हकीकत यही है कि मैंने अजमीर से मोहब्बत की थी, लेकिन अजमीर ने कभी भी मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया। क्योंकि अजमीर शाह की मोहब्बत, इसका इश्क तो सिर्फ मन्नत शाह थी। अजमीर ने हमेशा मुझे यही समझाना चाहा कि मेरी इनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं। उन्होंने मेरे साथ बेरुखी वाला रवैया रखा ताकि इनकी तरफ से मैं अपने दिल में कोई ख्वाहिश, कोई खुशफहमी ना पैदा कर लूं। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बहनों की तरह समझा। मुझसे मोहब्बत की जरूर थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी मैं इनसे करती थी। शुरू शुरू में मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था, लेकिन वक्त के साथ साथ सब बात समझ आ ही गई कि अजमेर शाह कभी ना मेरा था और नहीं कभी हो सकता था। इसलिए मैंने भी अपने कदम पीछे हटा लिए। मुझे अजमेर की बात सुन लेनी चाहिए थी। इसके लहजे में अफसोस था। जो बातें मिराल ने की हैं, अगर यही बातें वो अजमेर के मुंह से जब ही सुन लेती तो बात आराम से खत्म हो जाती। हाँ बिल्कुल, जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं मन्नत, जो हमेशा मुखलिस होकर चाहते हैं। और अगर ऐसे लोग मिल जाए ना, तो इनकी कदर करनी चाहिए। लेकिन अजमेर शायद मुझसे नाराज हो गए। जहाँ मोहब्बत होती, वह नाराजगी भी हो ही जाती। अजमेर भी तो तुम्हें मनाते हैं, आज तुम भी उन्हें मना लो। इसने मुस्कुराते हुए मन्नत की थोड़ी को छुआ, जिस पर भीगी आंखों से उसे देखती वो उसके गले लग गई। अगर मिराल यहाँ नहीं होती तो शायद वो ये बात इतनी आराम से कभी ना समझ पाती। अब रोना बंद करो, नाश्ता करो। कल से तुमने अपने साथ साथ बेबी को भी तंग किया है। उठो, मुंह धो, मुंह हाथ धो, फिर मुझे भी वापस जाना है। वापस क्यों जाने? मामा मेरी वजह से यहाँ पर है। बाबा भी रात को चले गए थे, वो भी वहाँ अकेले, इसलिए मुझे जाना है। लेकिन जाने से पहले तुम्हें नाश्ता खत्म करवा कर जाऊंगी। इसने जल्दी से उठो और मुंह हाथ धोकर आओ, दोनों मिलकर करेंगे। मुझे पता है तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा। यही रुको, मैं आती हूँ। उसे वहीं बैठने का इशारा करती वो उठकर फ्रेश होने चली गई। नीचे की तरफ आती इसकी निगाह वहां बैठे अजमीर पर गई, जिसे देखती वो उसके पास चली गई। अलमीर, मेरी बात सुने। इसकी आवाज़ सुनकर वो पहले चौंका, फिर धीमा सा मुस्कुराता। अगर मूड इस वक्त अच्छा होता तो मीरब के सामने अलमीर बनने में देर भी नहीं लगाता, लेकिन इस वक्त खराब मूड कुछ करने की इजाजत नहीं दे रहा। मेरा भाभी, मैं अलमीर नहीं, सॉरी। इसके लहजे में शर्मिंदगी तरह आई। कोई बात नहीं, आप यहाँ नहीं है ना, थोड़े टाइम में हम दोनों को पहचानने लग जाएंगे। फिर भी ना पहचान सके तो आपके लिए आसानी कर देता हूँ। आपके शौहर की गर्दन पर दिल है जो मेरे पास नहीं है, इससे आप अलमीर को बसानी पहचान लेंगे। अलमीर कहाँ है? वो जिम रूम में है। मुलाजमा को आवाज देकर इसने मीरब को जिम रूम की तरफ ले जाने का कहा और खुद उठकर वहां से चला गया। मुलाजमा उसे जिम रूम के पास छोड़कर चले गए। उसे जाते देखकर वो अलमीर को पुकारती अंदर रूम में दाखिल हुई। अलमीर, अल्लाह अल्लाह, उसे पुकारती वो अंदर दाखिल हुई। जब नजर इसके वजूद पर गए, जैसे देखते ही वो जल्दी से अपना रुख मोड़ गई। ब्लैक ट्राउजर और बनियान में इसका पसीने से शराबूर कसरती वजूद इस वक्त बेइंतहा दिलकश लग रहा, लेकिन मीरब ने इसकी दिलकशी नहीं देखी थी। इस वक्त उसे इस तरह देखकर शर्म के अलावा कुछ और वो कर ही नहीं सकी थी। क्या हुआ मीरब? इस तरह देखकर वो हंसते हुए उसके करीब आ और इसका दुपट्टा खींचकर अपना चेहरा साफ करने लगा। मुझे शहरोज के लिए कुछ सामान मंगवाना था। बताओ क्या मंगवाना था? नहीं, पहले आप फ्री हो जाएं फिर बता दूंगी। जल्दी जल्दी कहते वो दुपट्टा इसके हाथ से खींचती वहां से जाने लगी। जब इसका हाथ पकड़कर अलमीर ने उसे अपने करीब कर लिया। अलमीर, इसने घबराते हुए कहा, जब नजर बेख्तियार इसकी गर्दन पर गई। पसीने के कतरों के दरमियान सफेद गर्दन पर वो स्याह तिल पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। इसने जल्दी से निगाहों का रुख फेरा। क्या कहना था? इसकी गंभीर आवाज सुनकर वो उससे दूर होने लगी, लेकिन सामने खड़े शख्स की गिरफ्त सख्त थी, जो उसके दूर होने पर मजीद सख्त हो गई। इसके खुले बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए उसकी कान की लौ पर अपने लप रख गया। इसकी इतनी नजदीकी कि मीरब को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होती महसूस हुई। अलमीर, दूर हटे। इसकी लड़खड़ाती आवाज सुनकर अलमीर झुककर इसकी गर्दन को अपनी नाक से सहलाते उसके वजूद की खुशबू महसूस करने लगा। अलमीर, इस बार इसकी घबराई हुई आवाज पर वो बह के जज्बात को काबू करता पीछे हटा, तो उसके पीछे होते ही वहां से भागने लगी। लेकिन इसके भागने से पहले इसका हाथ पकड़कर वो उसे वापस अपनी तरफ खींच चुका था। जमीन पर गिरा दुपट्टा उठाकर उसने मीरा के कंधे पर फैलाया और उसका हाथ आजाद कर दिया। जो आज़ादी पाते एक लम्हा रुके बिना वहां से भाग गई। इसके भागने पर वो अपने बालों में हाथ फेरता खुद भी बाहर चला गया। बेटे साहब को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई थी, ये जानना और उसकी ज़रूरत को पूरा करना भी तो ज़रूरी था। मन्नत की फिक्र में सारी रात बेचैन गुजरी थी, लेकिन अब दिलो दिमाग पर सुकून था, पुरसुकून था। इसने लेटते ही वो नींद की वादियों में उतर गई। जब थोड़ी ही देर बाद उसे अपने चेहरे पर किसी के लबों का लम्स महसूस हुआ, और का तस्वुर आते ही इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। ये सब उसे ख्वाब लग रहा था। आंखें खोलकर इसने सामने बैठे उरहान को देखा। व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स और कोट पहने, माथे पर बिखरे बालों के साथ, दिलकशी से मुस्कुराते हुए प्यार भरी नजरों से उसे देखने में मसरूफ था। उसे नींद में अपना हाथ इसके गाल पर रखा और इसकी हल्की हल्की दाढ़ी मूछों की चुभन महसूस करते ही बिराल की सारी नींद गायब। उरहान,
आंखें पूरी खोलकर वो झटके से उठ बैठी। आप सच में आ गए? तुम्हें मेरी याद आ रही थी? हैरत ऐसी थी कि वो रेहान की बात का जवाब भी नहीं दे सकी। आप तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे ना। तुम्हारी यादों ने इतना बेचैन किया कि 2 दिन में ही वापस आ गया। अच्छा हुआ आगे मुझे आपको कुछ बताना है। खुशी से चहकते हुए उसके करीब हुई। कहीं ये तो नहीं बताना कि मैं बाबा बनने वाला हूँ? आपको कैसे पता? हैरानगी भरे लहजे में उससे इस्तफसार करने लगी। तुम्हारे बारे में हर खबर रखता हूँ जाना, लेकिन ये गलत है, मुझे आपको ये बात खुद बतानी थी। न रूठेपन से कहते वो फासले पर होने लगी, जब इसका हाथ खींच कर उरहान ने उसे वापस अपने करीब कर लिया। अच्छा तुम समझो मुझे कुछ नहीं पता, बताओ मुझे। बताऊं? बिल्कुल जाना, बताओ। शर्मीली सी मुस्कुराहट लबों पर सजा इसने अपनी नजरें झुका ली। उरहान ये बात जानता था, फिर भी इसके सामने सार करने में शर्म हया दरमियान में आ रही थी। उरहान आप बाबा बनने वाले हैं? क्या कह रही हो मिराल? सच में? आप एक्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं करते। इसका खफा अंदाज देखकर उरहान ने कह क्या लगाते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। थैंक यू मिराल, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। इसने शिद्दत से मिराल के बालों पर अपने लब रखे। उरहान आपको क्या चाहिए, बेटा या बेटी? मेरे लिए दोनों ही खास है, चाहे बेटा हो या बेटी। लेकिन मैंने बेटे की ख्वाहिश की है। सर उठाकर वो उसे देखने लगी। और ऐसा क्यों? अगर बेटी हुई तो आपकी तवज्जो मुझ पर से कम हो गई तो? ऐसा तो कभी नहीं होगा। अलबत्ता अगर मुझे 10-12 बेटियां तुम दे दो तो हो सकता है मेरी तवज्जो तुम पर से कम हो जाए। लेकिन एक बेटी से तो तुम पर मेरी तवज्जो में कोई कमी नहीं आएगी। 10-12? इसका खुला मुंह देखकर वो हंसते हुए इसके लबों पर झुका और जल्द ही उन्हें अपनी गिरफ्त से आजाद करके इसका सर वापस अपने सीने से लगा लिया। चाहे बेटा हो या बेटी, मेरी औलाद मेरे लिए एक अलग मकाम रखेगी, लेकिन जो मकाम तुम्हारा है ना मिराल, वो किसी के आने से कम नहीं होगा। तुम जिंदगी हो और हान लाशारी, इसकी सांसों में बसती हो और सांसों के बिना भी कभी कोई जिंदा रहा है। इसके इजहार पर मिराल ने मुस्कुराते अपनी आंखें मूंद ली और हान के लबों से अपने लिए इजहार मोहब्बत सुनकर उसे हमेशा अपना आप बेहद कीमती महसूस होता था। शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकली जब नजर खिड़की के पास खड़े अजमीर पर गई। इसके करीब जाकर मन्नत ने इसके पेट पर हाथ रखकर अपना सर इसकी पुश्त पर टिका दिया और धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी अजमीर। मन्नत की हरकत पर मुड़ा नहीं था और ना ही उसे खुद से दूर किया। वो उसे कभी झटक नहीं सकता था। किस लिए? बदतमीजी के लिए, बेतबारी के लिए। बिलाल तुम्हें समझा कर गई होगी, यकीनन। वो मुड़कर उसे देखने लगा जो उसकी बात सुनकर अपना सर झुका गया। क्योंकि तुम्हारे पास तो इतनी अकल है नहीं कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। मैं माफी मांगता रही हूँ अजमीर, तुम्हारी माफी का मैं क्या करूँ? मन्नत, तुम्हारी बेतबारी में देख चुका हूँ। जानती हूँ अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी मैं किसी की नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी मन्नत कैसी है। लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ? कल को कोई भी आकर तुमसे मेरे बारे में कुछ भी कहेगा, तुम यकीन कर लोगी? नहीं, मैं किसी की बात का यकीन नहीं करूंगी। इसके सीने पर अपना सर रखते हुए हिचकियों से रोने लगी और बस यही अजमीर शाह बेबस था। मन्नत के आंसू से कमजोर करते थे। दूर हटो मन्नत। नहीं, पहले कहें मुझे माफ कर दे। आंसू से भीगा चेहरा उठाकर इस तस्वीर को देखा और उसका मजबूत हाथ अपने पेट पर रख दिया। अपनी बेटी के लिए माफ कर दे। मैं रोऊंगी तो फिर वो भी रोएगी। मेरी बेटी क्यों रोएगी? गलती तो तुमने की है ना। वो इसलिए रोएगी क्योंकि आप इसकी मामा की बात नहीं सुन रहे। अपनी स्लीव से आंसू साफ करके वो अजमीर की शर्ट की बटन छेड़ने लगी। अजमीर प्लीज माफ कर दे, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। अगर हुआ, जो सजा चाहे देना चाहे मुझे मंजूर है। तुम्हें सजा दे सकता हूँ मैं। नहीं दे सकते, लेकिन नाराज हो सकते हैं। अगर आइंदा मैं ऐसी गलती करूँ तो नाराज हो जाएगा, लेकिन अभी राजी हो जाए, क्योंकि आपकी नाराजगी मेरी जान ले रही है। और जो तुम्हारी बातें मुझे अजियत दे रही थी, सॉरी, प्लीज माफ कर दे। आंसू जो कुछ देर पहले थमे थे वो फिर से बहना शुरू हो गया, जिसे देखते हुए इस बार अजमेर शाह ने शिद्दत से उसे खुद में भींच लिया। इसका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और ऐसी कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं। फिर वादा करो आइंदा कोई भी बात होगी तो मुझ पर भरोसा करोगे? हाँ, मैं आप पर भरोसा करूंगी, बदतमीजी भी नहीं करूंगी, गुस्सा भी नहीं करूंगी। इसके सीने से लगे वो चलती चलती कह रही थी। गुस्से की क्या बात है मन्नत, तुम्हारा तो गुस्सा भी मुझे प्यारा लगता है। इसका चेहरा अपने सीने से निकाल कर अजमीर ने इसके माथे पर अपने लब रखे। तो फिर गुस्सा कर लिया करो। पीकी आंखों के साथ इसने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल शोना, गुस्सा तुम कर सकती हो। इसकी नाक खींचते हुए हसमीन ने इसकी छोटी सी नाक पर अपने अब लब रखे, जिस पर वो खिलखिला कर हंसी। कि तुमने क्या पहन रखा है? कमरे में दाखिल होते इसकी नजर तैयार होती परीशा पर गई, जो पिंक कलर का गरारा पहने हल्का फुल्का मेकअप करके अब अपने बाल बना रही थी। आज अलमीर के वलीमे की रस्म, इसने सब इसी की तैयारी में मसरूफ थे, और परीशा शाह भी इस वक्त अपनी तैयारी ही कर रही थी। इतने साल गुजारती तुमने मेरे साथ, आज तक पता नहीं चला इसे गरारा कहते हैं? इसे सामने खड़े अपने शौहर को घूरते हुए कहा, जो सफेद रंग की कमीज शलवार के साथ ब्राउन कलर का कोट पहने हमेशा की तरह बेहद जाजिब लग रहा था। मैं जानता हूँ इसे क्या कहते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था, तुम पर इस उम्र में ये चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। इसके पीछे आकर मोतसिम ने उसे अपने हसार में लिए प्यार से कहा, यूं कहो ना मोतसिम शाह, मुझे इस तरह देखकर इस उम्र में भी तुम्हारी नीयत खराब हो रही। मुड़कर इसने मोतसिम की गर्दन में अपनी बाहें डाली। हाँ वो तो है, क्या कहती हो, अपने चौथे हनीमून पर चले?
اس کی ناک پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ شرارتی انداز میں گویا ہو، میں اس عمر میں ہنی مون پر جاتے اچھے نہیں لگیں گے۔ معتصم، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن تم جانتی ہو معتصم شاہ نے لوگوں کی باتوں کو کبھی غور سے سنا ہی نہیں۔ اس کی کلائی پر اپنے لب رکھ کر معتصم نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور اسے لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کلائی میں پہنی گھڑی کو دیکھتے ہوئے اس نے بیزاری سے اپنے بند کمرے کو دیکھا۔ کس بات 2 منٹ میں اگر تم باہر نہیں آئی تو میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس نے تیز آواز میں کہتے دھمکی دی جو کارآمد بھی ثابت ہوئی، کیونکہ 2 منٹ سے پہلے ہی وہ کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ اسے دیکھ کر عصیم شاہ کی حیرانگی بھری نظریں اس پر ہٹنے سے انکاری ہو گئی۔ اپنے ولیمے کا سوٹ پہنے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے قریب آ رہے تھے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ بھی کھا لیں ان کا ویٹ گین نہیں ہوتا، اور کسوہ شاہ بھی انہیں لوگوں میں سے تھے۔ تبھی تو اتنے سالوں پرانا سوٹ بھی اسے آرام سے آ گیا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں شاہ؟ اس کے قریب آ کر وہ چہکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ کیا ہے کسوہ؟ یہ میری شادی کا جوڑا ہے، چینج کر کے آؤ۔ کیوں اتنی پیاری تو لگ رہی ہو؟ اس نے منہ پھلا کر عصیم کو دیکھا۔ بھلے دنیا کے لیے وہ ایک بڑی عورت تھی، لیکن عصیم کے لیے وہ آج بھی پرانی قسمت، اور یہ اسی کے لاڈ پیار کا نتیجہ تھا کہ اس عمر میں بھی عصیم کے سامنے بچکانہ حرکتیں کر جاتی تھی۔ ہاں بہت پیاری لگ رہی، لیکن اگر تمہیں یہ سوٹ پہننا ہی ہے تو میرے سامنے پہننا بھی سے اتارو کسوہ، لوگ کیا کہیں گے؟ کسوہ، لوگوں کی باتوں پر غور مت کیا کرو، نہ خود جیتے ہیں نہ جینے دیتے ہیں۔ وہاں پر آتے معتصم نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم اپنی سوچیں اپنے پاس رکھو معتصم، اور تم چینج کر کے آؤ۔ عصیم، کیا ہو گیا اس کے؟ اپنے بیٹے کی شادی، وہ خوش ہے تو اسے خوش رہنے دو۔ معتصم کی بات پر وہ فقط گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ چلو عالم، آئرہ کہاں ہے؟ اندر ہے، لیکن وہ دوسری گاڑی میں آئے گی، اس لیے ہمیں ان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسے جواب دے کر وہ پریشے کو اپنے ساتھ لے باہر کی طرف چلا گیا، جسے دیکھ کر وہ خود بھی کسوہ کے ساتھ باہر چلا گیا۔ جانے عالم، بس بھی کرو، تمہاری شادی تھوڑی نہ ہو رہی ہے۔ پاؤں کو پشاوری چپل میں قید کرتے ہوئے اس نے تیار ہوتی آئرہ کو دیکھا، جو بلیک کلر کی فراک پہنے سادگی میں بھی ہمیشہ کی طرح پیاری لگ رہے تھے۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف لبوں پر پنک لپسٹک لگائی ہوئی تھی، جبکہ بالوں کو اب جوڑے کی شکل میں قید کیا جا رہا تھا۔ خود تو ابھی تک تیار نہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں بس کرو، میں تیار ہو چکا ہوں نا۔ نہ بھی ہوا ہوتا تو میری تیاری میں کون سا وقت لگنا تھا، کپڑے پہن کر خود پر شال ڈالتا اور ہو جاتی میری تیاری پوری۔ اس نے آئینے میں نظر آتے عالم کو دیکھا جو بیڈ پر بیٹھا فرصت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے نظر انداز کرتی وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور مکمل تیار ہوتے ہی اوپر سے نیچے تک اپنی تیاری دیکھنے لگی۔ چلے عالم۔ بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اور چادر اٹھاتی وہ باہر جانے لگی، جب اس کا ہاتھ کھینچ کر عالم نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ ذرا دیکھنے تو دو جانے عالم، آ کر دیکھتے رہے گا؟ ابھی تو اٹھے، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ اس کا ہاتھ کھینچتی وہ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے گئی۔ گھر والوں کے علاوہ اس تقریب میں صرف خاص رشتہ داروں اور چند بزنس پارٹنرز کو شرکت کے لیے مدعو کیا تھا۔ کم مہمانوں کے باوجود بھی وہاں حال خاصا بھرا بھرا لگ رہا تھا۔ وائٹ کلر کی میکسی پہنے، ساتھ ہی وائٹ کلر کا حجاب باندھے، وہ حیرت سے ہر آنے والے سے مل رہی تھی۔ اتنے لوگوں کو یاد کیسے رکھ لیتے ہیں؟ وہ سوچتے ہوئے بڑبڑائی، جسے سن کر پاس کھڑا المیر بے ساختہ ہنسا۔ اس کے ہنسنے پر وہ چونک کر اس کی طرف مڑی۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ تم اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاؤ گے، اور پھر تم بھی ان سب کے چہروں کو یاد کر لو گے۔ اسے اپنے قریب کر کے اس نے سرگوشی کی، تھوڑا دور تو رہے، بھری محفل میں اس کی اتنی قربت پر وہ جھجکتے ہوئے اس سے دور ہونے لگی۔ ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں شہروز کو دیکھ کر آیا۔ اسے وہاں بٹھا کر وہ خود اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ اس وقت وہ چاروں ایک ٹیبل پر بیٹھی باتوں میں مصروف تھی، اور ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ عائشہ آج باتوں میں اتنی غیر دلچسپی دکھا رہے تھے۔ کیا ہو عائشہ، موڈ کیوں آف ہے؟ میرال نے اس کے چہرے کے بگڑے زاویے دیکھ کر پوچھا۔ حمزہ کی یاد آ رہی ہے، اس کے جواب سے پہلے منت کہہ اٹھی، جس پر عائشہ گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ بھائی بولو بھائی، اس نے بھائی لفظ کو اچھا خاصا لمبا کھینچتے ہوئے کہا۔ نہ بھی بولوں تو بھی وہ میرے بھائی ہیں عائشہ۔ حمزہ کی یاد آ رہی ہے؟ بالآخر حرم کو اس کے خراب موڈ کی وجہ سمجھ آ ہی گئی۔ اس کے پوچھنے پر عائشہ نے دھیرے سے اپنا سر ہلا دیا۔ المیر کے ولیمے کی وجہ سے وہ سب ہی پاکستان آئے تھے، بس ایک حمزہ تھا جو کام کے باعث نہیں آ سکا تھا۔ خوشی خوشی میں وہ اسے ڈھیر سارا بابا بول کر آ تو چکی تھی، لیکن اب اس کی یادیں کچھ کرنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اسے انتظار تھا تو بس جلدی سے یہاں سے جانے کا، کیونکہ اب اسے حمزہ کی عادت ہو چکی تھی، اور اس کے بنا عائشہ کو ایک ایک لمحہ بڑا بھاری گزرتا محسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ چند دن اس کے بغیر کیسے گزرنے والے تھے۔ اسمیر کی گود میں چڑھا اپنے سائز کا بلیک اور وائٹ 3 پیس سوٹ پہنے وہ کھلکھلاتے ہوئے اپنے ماں باپ کی شادی خوب انجوائے کر رہا تھا۔ میری بات سنو بھتیجے، آج ذرا جلدی سو جانا، تمہارے ماں بابا کے لیے آج کا دن بہت خاص ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے خراب ہو جائے۔ اسے اپنی گود میں اٹھائے اور اس سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے شہروز کو اس کی بات کتنی سمجھ آنی تھی۔ اب تم یہ پوچھو گے کہ آج کے دن کیا خاص ہے؟ اس کی خود پر ٹکی نظریں دیکھ کر ازمیر نے مزید کہا، آج کے دن تمہارے بابا کمرے میں آئیں گے، اور پھر تمہاری ماما کیا الٹی سیدھی باتیں سکھا رہا ہے میرے بیٹے کو؟ المیر کے وہاں پر آنے پر اس نے اپنی بات روکی۔
میں ایک سیدھا سادہ شریف بچہ ہوں، یہ بات ان سے کہنا جو تجھے نہیں جانتی یقیناً اپنی جیسی گندی گندی باتیں سکھا رہا ہوگا میرے بیٹے کو۔ اس نے شہروز کو اپنی گود میں اٹھایا جو اس کے پاس آنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ افسوس ہوا المیر، تو ایسا سوچتا ہے میرے بارے میں؟ میں سوچتا نہیں ازمیر، مجھے یقین ہے تو ایسا ہی۔ اس کے چہرے کے بگڑے زاویے نظر انداز کر کے وہ شہروز کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ تو میرے پیارے سے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔